नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग बेसिक इकोनॉमिक्स विद रिचा मैम में। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं उसका नाम है फिलिप्स कर्व, जिसको हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में अलग अलग स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फिलिप्स कर्व है इसको डिस्कवर किया था या इसके बारे में जानकारी सबसे पहले जो अगर किसी ने दी थी तो वो थे A.W. फिलिप्स, न्यूजीलैंड से थे ये। इन्होंने सबसे पहले अपना एक रिसर्च पेपर दिया था, द रिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मनी वेज रेट इन द यूनाइटेड किंगडम। और ये स्टडी थी 1861 से लेकर 1957 तक। तो यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ों में कोरिलेशन निकालने की कोशिश की थी, जिसको जो है अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी और मनी वेज रेट यानी कि मजदूरी की दर। तो यहाँ पर अगर हम करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो जो फिलिप्स कर्व है उसका कोरिलेशन बनाया जाता है बेरोजगारी और इन्फ्लेशन के साथ या मुद्रास्फीति के साथ। लेकिन इनिशियली जब ये दिया गया था तब ये इन्फ्लेशन की जगह जो टर्म यहाँ पर यूज होता था वो था मनी वेज रेट। अब यहाँ पर कुछ जो मुख्य बातें हैं या मेन पॉइंट्स हैं फिलिप्स कर्व से रिलेटेड, उनको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, फिलिप्स एनालाइज्ड एनुअल वेज इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी कि बेरोजगारी और मजदूरी दर के बीच में इन द यूके फॉर द पीरियड ऑफ 1860 to 1957 एंड देन प्लॉटेड them ऑन अ स्कैटर डायग्राम। और जो डेटा था जो इन्होंने निकाली थी, कैलकुलेशन किया था, उसको उन्होंने स्कैटर डायग्राम पे प्लॉट किया था। दूसरा, द डेटा अपीयर टू डेमोन्स्ट्रेट एन इनवर्स एंड स्टेबल रिलेशनशिप। जो डेटा था वो इस बात को क्लियर बता रहा था कि इन दोनों फैक्टर्स में अपोजिट या इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे कि मजदूरी अगर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, और अगर मजदूरी घटेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो एक इनवर्स रिलेशनशिप था। मैं फिर कह रही हूँ कि हम यहाँ पर फिलिप्स कर्व को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए हम बार बार वेज रेट या वेज इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन बाद में इकोनॉमिस्ट सब्स्टिट्यूट प्राइस इन्फ्लेशन फॉर वेज इन्फ्लेशन एंड द फिलिप्स कर्व वाज बॉर्न। लेकिन फाइनली बाद में क्या हुआ, इकोनॉमिस्ट ने वेज इन्फ्लेशन को किससे रिप्लेस कर दिया, प्राइस इन्फ्लेशन के साथ। तो अब जो हम स्टडी करते हैं वो है कि इन्फ्लेशन और मजदूरी की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है या इनवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है। देखिए, यहाँ पर अगर अनएम्प्लॉयमेंट एक डायरेक्शन में जाएगा तो इन्फ्लेशन दूसरे ही डायरेक्शन में जाएगा। दोनों का एक दूसरे पर नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट को हम पहले लेते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा। इन्फ्लेशन को अगर हम पहले लेते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। ये एक इनवर्स रिलेशनशिप दोनों का हमेशा चलता रहता है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसी चीज को ग्राफिकली बाद में हम अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज यही है, द थ्योरी स्टेट्स दैट द हायर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड वाइस वर्सा। ऐसा ही दोनों तरीके से होता है। ये दोनों हमेशा अपोजिट रिलेशन में बंधे हुए होते हैं, जिसको कि ट्रेड ऑफ भी कहा जाता है कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, यही ट्रेड ऑफ होता है। इसके बाद अगर हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो एक तरफ हमने दोनों चीजों को लिया है, वेज को भी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसे देख सकते हैं, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन को भी हमने वर्टिकल एक्सिस पर लिया है, और वहीं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने लिया है अनएम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज। देखिए, हमने माना कि जब यहाँ पर ऊपर वाले पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जब इन्फ्लेशन
कम इन्फ्लेशन जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। और जब यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पे कि यहाँ इन्फ्लेशन इतना है लेकिन जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत कम है। वहीं अगर हम आगे के पॉइंट पर देखें तो यहाँ इन्फ्लेशन कम हो गया है लेकिन कंपैरेटिवली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है। तो इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स और इवन जितने सारे पॉइंट्स हैं हर एक इस रिलेशनशिप को बताता है कि जब भी हम एक अगले पॉइंट पर जाएंगे तो वहाँ पर दोनों अपोजिट तरीके से बढ़ेंगे, एक चीज बढ़ेगी और दूसरी घटेगी। तो यहाँ पर वेज इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट से लेके हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर लगा दिए। लेकिन अगर हम ये वही स्कैटर डायग्राम है जो कि दिया गया था पहले इनिशियली जो कि दिया गया था, और उसके बाद अगर हम इन सबको मिलाते हुए एक लाइन खींचते हैं तो यहाँ पर हमारा फिलिप्स कर्व तैयार हो जाता है जो कि एक नेगेटिव स्लोप्ड कर्व है, जो सिर्फ इस बात को बताता है कि एक वेज इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है, वेज या इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है। और इसी चीज को अगर हम अलग से भी देखना चाहें तो यहाँ पे हमने अलग से इसको बनाया है, फिलिप्स कर्व है जो कि एक नेगेटिव स्लोप कर्व है, या इसको हम कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी कह सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो जब यहाँ पर वेज इन्फ्लेशन P2 है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट U1 है, और यहाँ पर नीचे के पॉइंट पर हम आते हैं तो यहाँ इन्फ्लेशन घट के P1 हो चुका है जबकि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ के U2 हो चुका है। क्लियर वही बात आ रही है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन घटती है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हमारा मेन कर्व हो गया। मेन कर्व में जो हमें मेन ध्यान रखना है वो सिर्फ एक ही बात है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और बहुत ज़्यादा ये फेमस हुआ था उस समय पे कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत टाइम तक ये आगे नहीं सरवाइव कर पाया। धीरे धीरे आगे के टाइम में हम देखें बाय द मिड 1970s, तो 1970s में हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे स्टैगफ्लेशन की कंडीशन आई थी। तो वहां पर देखिए यहाँ इट अपियर दैट द फिलिप्स कर्व ट्रेड ऑफ नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, कि अब ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। द स्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, यानी कि जो हम इनवर्स रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ये वही है, appear to have broken down, अब ये आगे काम नहीं करे, यानी कि जो इसकी इनवर्स रिलेशन है वो अब कम हो रहा है या फिर खत्म हो रहा है। It was possible to have a number of inflation rates for any given unemployment rate, और ये भी देखा जाने लगा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट है लेकिन उस सेम रेट पर भी हमें अलग अलग इन्फ्लेशन रेट देखने को मिल रहे थे। और फाइनली फिलिप्स कर्व फेल्स टू जस्टिफाई द सिचुएशन ऑफ स्टैगफ्लेशन, क्योंकि इसमें तो हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी कंडीशन थी जिसमें इन्फ्लेशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा था, और ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन थी। और जो फिलिप्स कर्व इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। इसके बाद अमेरिकन इकोनॉमिस्ट फ्रीडमैन एंड फेल्प्स ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया और अपनी स्टडीज़ में उन्होंने बताया द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिलिप्स कर्व हैव बीन फाउंड टू बी ट्रू बट ओनली इन द शॉर्ट रन। उनके हिसाब से फिलिप्स कर्व सिर्फ शॉर्ट रन में काम करता है, लॉन्ग रन में नहीं करता है। दूसरी चीज, देयर इज नॉट वन फिलिप्स कर्व बट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, यानी कि शॉर्ट रन एक बहुत सारे छोटे छोटे पीरियड्स हो गए और हर पीरियड का अपना एक अलग फिलिप्स कर्व होगा। तो बहुत सारे फिलिप्स कर्व यहाँ पर होते हैं, ना कि सिर्फ एक। और एक बहुत लंबे टाइम को हम स्टडी करें तो उसके लिए अलग से कर्व तैयार होता है जिसको हम लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व कहते हैं। और ये कर्व अब नेगेटिव स्लोप का नहीं होता, लॉन्ग रन में जाके वर्टिकल हो जाता, यानी कि शॉर्ट रन का जो फिलिप्स कर्व है वो नेगेटिव स्लोप्ड है और बहुत सारे कर्व हैं शॉर्ट रन्स के, लेकिन लॉन्ग रन का कर्व वर्टिकल है विच एग्जिस्ट एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट NRU।
नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब है ऐसा रेट अनएम्प्लॉयमेंट का जिस पर कि इन्फ्लेशन पर इम्पैक्ट नहीं होता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ती और घटती नहीं है, उसको हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस तरीके से इन द लॉन्ग रन देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। ट्रेड ऑफ के लिए मैंने कहा था जो हम इन्वर्स रिलेशनशिप, दो अलग अलग फैक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, वही ट्रेड ऑफ है। और लॉन्ग रन में जाकर क्योंकि ये इन्वर्स रिलेशनशिप रहती ही नहीं है, तो इसीलिए ट्रेड ऑफ भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और अगर हम लॉन्ग रन के फिलिप्स कर्व को देखें तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर ये हमने शॉर्ट रन का फिलिप्स कर्व लिया, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 1, SRPC 1। और इस कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का रेट है वो P1 है, जबकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो U1 के बराबर यहाँ पर है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पर आती है। एक स्पेसिफिक टाइम पे या पॉइंट ऑफ टाइम पे हमने ले लिया रेट ऑफ इन्फ्लेशन ये है और अनएम्प्लॉयमेंट ये है। अब बहुत सारे रीजन से डिमांड बढ़ सकती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने ही मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ा दिया, या इवन कोई भी रीजन हो सकता है, हम किसी पर्टिकुलर रीजन की बात नहीं करेंगे यहाँ पर। किसी भी रीजन से इकोनॉमी में फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाता है या लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड बढ़ने का इम्पैक्ट ये होगा कि अब क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ने लगेंगे। और जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रहा है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन अब P1 से बढ़कर P2 तक पहुंच जाता है। जब P2 पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहुंच रहा है, तो यहाँ पर अगर हम मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या जो उद्यमी है, उसके लिए बहुत प्रॉफिट वाली कंडीशन है, क्योंकि उसका सामान अब बहुत महंगा बिक रहा है और ये उसके लिए प्रॉफिट है। और इस प्रॉफिट से मोटिवेट होकर वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, और जब वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा देता है तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट घट जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिमांड बढ़ने की वजह से पहले इन्फ्लेशन बढ़ा और फिर इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया। तो जब अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो यहाँ पर ये हो जाता है U2, U1 से घटकर ये U2 हो जाता है, जबकि इन्फ्लेशन हमारी P1 से बढ़कर P2 हो चुकी है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन है, इसमें अगर हम देखें तो इसके लिए हम एक नया फिलिप्स कर्व की आगे जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ गया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट घट गया, लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है, लेकिन जो पहले से लोग काम कर रहे थे उनकी मजदूरी नहीं बढ़ी है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है, बल्कि उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि उनकी मजदूरी तो बढ़ी नहीं, वो वही है पहले वाली। जबकि इन्फ्लेशन की वजह से जो कीमतें हैं वो बहुत बढ़ गई हैं। कीमतें बढ़ने का मतलब है कि जो मजदूर हैं उनकी रियल इनकम कम हो गई है, अब उनकी परचेजिंग पावर घट गई है पहले से, क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से अब वो प्रेशर डालेंगे अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि वो प्रेशर डालते हैं और एक टाइम के बाद वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, तो जब उनकी मजदूरी बढ़ जाती है तो मजदूरी बढ़ने का मतलब है कि जो प्रॉफिट्स हो रहे थे इंडस्ट्रीज को, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं मजदूरी के फॉर्म में। अब जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट कम हो जाता है, और जब प्रॉफिट कम हो जाता है तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो अब मजदूरों की छटनी स्टार्ट कर देंगी, और जब मजदूरों की छटनी स्टार्ट होगी तो फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और वापस ये सर्किल घूमकर वहीं आ जाएगा। यहाँ से पहले ए पर था, फिर इन्फ्लेशन बढ़ा, मजदूरी घटी तो सी पर आ गया। अब उनका प्रॉफिट खत्म हो गया तो उन्होंने छटनी कर दी तो फिर यहाँ पर फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, तो ये वापस डी पर आ गया। अब इस डी पॉइंट को अगर हम शॉर्ट रन में देखें तो इसको शो करने के लिए हमें एक नए फिलिप्स कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो हमारा नया शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व 2 आ जाता है, जिस पर कि हम इसको देखते हैं। लेकिन इस पूरी ड्यूरेशन को अगर हम एक लॉन्ग रन कर्व पे देखने की कोशिश करें तो ए पॉइंट से हम डी पॉइंट पर आ चुके हैं।
यानी कि जो हमारा रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पहले था उसी पर हम लौट कर आ चुके हैं। तो आगे भी अगर कोई चेंज होता है इसी तरीके से, पहले इन्फ्लेशन बढ़ता है, फिर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घटता है, लेकिन बाद में फिर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, तो यहाँ पर घूमकर वो वापस इसी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है, और इस पर जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जो कि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व पर होता है। तो इन शॉर्ट हमें ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व नेगेटिव स्लोप का होता है, जबकि लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व वर्टिकल होता है। तो आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और इसी के साथ आप इसको लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।